बाय रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले इसको किसने ढूंढा? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन एक्चुअली फाउंडेड इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और ये बताया कि सेल के बिल्कुल सेंटर में एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। सो व्हेन यू गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यू विल फाइंड दैट न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इट सेल। कहाँ होता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को अगर हम एक्सप्लेन करें, एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है हमने, तो सबसे आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो न्यूक्लियस के सबसे बाहर की साइड होती है, इसको क्या कहते हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और एक मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इनर न्यूक्लियर, है ना। तो दो मेम्ब्रेन से मिलके ये ऑर्गेनेल बना होता है। न्यूक्लियस किससे बना होता है? दो ऑर्गेनेल से मिलके बना होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में हमने सबसे पहले किसको पढ़ा? न्यूक्लियस की वो मेम्ब्रेन्स को पढ़ा जिसको ये न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें इस तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स लाइक सस्पेंडेड इन द प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसी सेल जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और वो सेल जिनमें जेनेटिक मटेरियल इस तरह की मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो सेल इस हिसाब से अगर हम देखें तो दो तरह की होंगी। एक तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। क्या है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट, है ना, कंप्लीट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और एक ऐसी सेल होगी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। या इसमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एब्सेंट या फिर इनकम्प्लीट हो। तो दीज टाइप्स ऑफ दी सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, जिनमें न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और जिनका न्यूक्लियस एडवांस है और प्रेजेंट भी है, एडवांस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस या ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, a typical human or the animal cell is of two types, prokaryotic and eukaryotic। किसी भी जीवित प्राणी को आप स्टडी करिए, चाहे पौधों को स्टडी करें, चाहे एनिमल्स को स्टडी करें, आप उनमें देखेंगे तो दो तरह की सेल्स आपको देखने को मिलेगी सभी लिविंग बींग्स में। एक तो ऐसी सेल वाले एनिमल जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिनमें एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो दो तरह की सेल हुई, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट। किस तरह का न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट है उस आधार पर। अब अगर हम मेम्ब्रेन्स के हिसाब से देखें तो मेम्ब्रेन समवेयर इज मिसिंग। अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में कहीं कहीं ये मेम्ब्रेन मिसिंग होती है, एक पोर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट न्यूक्लियर पोर। क्या कहेंगे हम इसको? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर मदद करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी है वो इसी पोर से होके बाहर साइटोप्लाज्म में जा सके, या साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा अंदर आ सके, है ना। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। अब सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्या कहते हैं हम इनको? क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। Chromatin threads are the structure which are suspended in the inside the nucleus in some fluid patterns। इस fluid pattern को जो इसके अंदर present होगा that is known as nucleoplasm। जो fluid यहाँ present होगा न्यूक्लियस के अंदर, या जो कुछ भी न्यूक्लियस के अंदर है, that is called nucleoplasm। और इसमें ये जो धागे नुमा रचनाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। तो कुछ धागे न्यूक्लियस के अंदर ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं, डार्क बैंड लिए हुए होते हैं। इन डार्क बैंड वाले धागों को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट हेट्रोक्रोमैटिन। क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन। और कुछ धागे ऐसे होते हैं जो थिन बैंड होते हैं, दीज थिन बैंड्स आर कॉल्ड यूक्रोमैटिन्स। तो अब हमें क्रोमैटिन मटेरियल दो तरह के हो गए, एक तो क्या? हेट्रोक्रोमैटिन, और दूसरा यूक्रोमैटिन्स कहते हैं, ठीक है ना। These heterochromatins and euchromatins are actually called chromosomes। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं।
व्हाट डू वी कॉल देम क्रोमोसोम। तो हेट्रोक्रोमेटिन्स क्या है? दीज आर क्रोमोसोम्स। क्रोमा स्टैंड फॉर कलर एंड सोम स्टैंड फॉर बॉडी। तो जो न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड बॉडीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है उसके लिए मैसेज भी कहाँ से बनता है? वो क्रोमोसोम से ही बनता है। तो ऑल दी मैसेजिंग इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। वो सब किससे होगी? क्रोमोसोम की मदद से होगी। अब देखिए क्या है, जो दो तरह के ये क्रोमोसोम्स यहाँ प्रेजेंट है इसमें से यूक्रोमैटिन्स जो है दे आर मेटाबॉलिकली फंक्शनल। ये कैसे होते हैं? ये मेटाबॉलिकली फंक्शनल होते हैं जबकि जेनेटिकली इनर्ट होते हैं। जेनेटिकली इनर्ट होते हैं। और हेट्रोक्रोमैटिन्स जो होते हैं दे आर जेनेटिकली फंक्शनल। जेनेटिकली फंक्शनल बट मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म में सीधे सीधे भाग नहीं लेते। मेटाबॉलिकली फंक्शनल। अब पहले एक टर्म का मतलब समझ में आ जाए क्लियरली, आप इसको समझ लें तब समझ में आएगा कि व्हाई इज न्यूक्लियस कॉल्ड द ऑर्गेनेल व्हिच कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। तब आप ये समझेंगे कि न्यूक्लियस कैसे सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो आपने एक बात ये समझ ली क्या कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कस किया और वो सेल जिनमें कंप्लीट न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक है, जिसमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सारा मटेरियल सराउंडेड होता है। हेट्रोक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ एक और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। यानी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियोलस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि भाई ये हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन जो क्या है? दीज आर व्हाट द जेनेटिक मटेरियल्स। तो इसमें से ये मेटाबॉलिकली फंक्शनल है एक और एक मेटाबॉलिकली फंक्शनल नहीं है। एक जेनेटिकली फंक्शनल है और दूसरा जेनेटिकली फंक्शनल नहीं है। तो पहले तो मेटाबॉलिज्म और जेनेटिकली फंक्शनल होने का मतलब समझें। मेटाबॉलिज्म से मतलब होता है सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से सेल जिंदा रहती है। या ऐसे समझ लें कि हम लोगों की बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि ऑल दी एक्टिविटीज व्हाट टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वो सभी एक्टिविटीज जो हमारे शरीर में हो रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। एंड इन ऑल हम इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द फिनोमेनन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो अब मेटाबॉलिज्म में क्या है? दो चीजें हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह का हुआ। मेटाबॉलिज्म में क्या है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो प्रोसेस आपको इसमें समझनी है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का वो पार्ट है जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है, टूट फूट का काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। और वो सारी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर जिनमें कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, फॉर्मेशन हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? कैटाबॉलिज्म क्या है? डिस्ट्रक्शन वाली प्रोसेस। एनाबॉलिज्म क्या है? कंस्ट्रक्शन वाली प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन वाली प्रोसेस का मतलब जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं हम फोटोसिंथेसिस का। किसका? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ 12 molecules of water with the 12 molecules of water in presence of sunlight and chlorophyll। इसकी प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म करेगा? C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen and 6 molecules of water। This is what glucose। ये क्या बना? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज क्या बन जाता है? स्टार्च। राइट? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म कहेंगे। कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरी एक्टिविटी हम ले सकते हैं क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनती है ना,
बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती है प्रोटीन। तो प्रोटीन का सिंथेसिस होना, एंजाइम का बनना, हार्मोन्स का बनना या ग्लूकोज का बनना, ये सब बनने की जो प्रोसेसेस होती हैं, इन सब प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। और बॉडी में जो डिसइंटीग्रेशन का काम होता है, टू फूड का काम होता है, जैसे रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन में कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जैसे C6H12O6 in presence of 6 molecule of oxygen gives 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecules of water and 38 ATP molecules ये फॉर्म करता है। तो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ग्लूकोज का। तो जिन प्रोसेसेस में ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है जिसमें कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और मेटाबॉलिकली फंक्शनल कौन है, मेटाबॉलिकली फंक्शनल यूक्रोमेटिन है। तो यूक्रोमेटिन का काम क्या होगा, मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करना। बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स की जरूरत है, हार्मोन्स की जरूरत है, वो जरूरत कौन पूरी करेंगे, यूक्रोमेटिन्स करेंगे। और जो हेट्रोक्रोमेटिन्स होते हैं, दे आर जेनेटिकली फंक्शनल। कैसे होते हैं ये, जेनेटिकली फंक्शनल होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म में सीधे भाग नहीं लेते। जेनेटिकली फंक्शनल होने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ से आती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। यानी कि माता पिता से संतानों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, इन्हीं हेट्रोक्रोमेटिन्स की मदद से होते हैं। किनके द्वारा होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन्स के द्वारा। तो हेट्रोक्रोमेटिन का काम क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। कहाँ, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर कौन करते हैं, क्रोमोसोम्स करते हैं, यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन्स करते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर देयरफॉर जेनेटिक मैसेंजर। क्रोमोसोम क्या हुए, वो जेनेटिक मैसेंजर हुए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। किससे बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है, डीएनए और आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है, डीएनए एंड आरएनए से। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किससे बना होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको, और आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक से दूसरे में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो क्या है हमारे पास, एक है डीएनए और दूसरा क्या होता है, आरएनए। डीएनए को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, एक ये मॉलिक्यूल है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से इनका इनिशियल ले लेते हैं। और ये किसको बनाने का काम करते हैं, क्रोमोसोम का। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है वो किसकी मदद से होती है, डीएनए से। क्योंकि सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन इसका डीएनए का जो सेगमेंट है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है लाइक दिस। तो इसका कोई एक सेगमेंट अगर कंसीडर कर लें तो दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, एंड जीन इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है ना। यानी कि आनुवंशिक लक्षण जो ट्रांसफर होते हैं वो किससे होते हैं, जीन के द्वारा होते हैं। तो वन जीन, वन प्रोटीन एंड वन कैरेक्टर। कोई भी